टडन 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 डन, आ गया। सुनो मेरी बात, अब देखो मैं ये जो वन शॉट बना रहा हूँ इसका मोटिव क्या है। देखो पहला मोटिव ये कि अगर आपने पहले से पढ़ाई की हुई है तो ये वन शॉट आपको बिल्कुल रॉकेट स्टार्ट देगा दोबारा रिवीजन करने के लिए। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की है और आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कसम से बता रहा हूँ इस वीडियो के बाद आपको अपनी किताब बहुत आसान लगने लगेगी। आई मीन सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो करना क्या है आपको, देखो ये पहली वीडियो, इसके बाद और 11 वीडियोस आएंगे सभी चैप्टर्स के लिए वन शॉट। आपको हमें सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है। किनके साथ? उन सभी बच्चों के साथ जो बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। इससे आपका क्या फायदा होगा सर? अगर आप शेयर करोगे तो मैं आपको इसका एक डिटेल्ड पीडीएफ शेयर करूंगा, डिटेल्ड पीडीएफ जिसमें इस वीडियो के बाद आपको और आसानी से चीजें समझ में आने लगेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इसको देखते हैं। अच्छा, मैं ये जो चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कितने स्लाइड्स में खत्म करने वाला हूं वो देखना। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड एंड दिस इज द थर्ड स्लाइड। इन 3 स्लाइड्स में आपका ये वाला चैप्टर खत्म होगा। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि ये पहले एग्जाम में कितनी बार आया था, आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लेकिन उसके लिए पूरा वीडियो देखो मेरा, ठीक? चलो आओ शुरू करते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में पहली चीज है इसका मीनिंग क्या होता है। सर मीनिंग किसका? सर मीनिंग मैनेजमेंट का। अब ध्यान से देखना, इट इज द प्रोसेस। अब देखना इसको लिखने का पैटर्न क्या है। मैंने इसको ना 3 कलर से लिखा है। 3 कलर मतलब अलग अलग चीजों पे आपको अलग अलग ध्यान देना है। पहला, इट इज द प्रोसेस। बात समझ में आई कि मैनेजमेंट का मतलब प्रोसेस होता है, ये कोई आदमी नहीं है। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। अच्छा, ये एक प्रोसेस है जिससे चीजें खत्म होती हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। डन सर, 3 बातें याद हुई। पहली बात, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goal effectively and efficiently। वीडियो पॉज करके इसको एक बार रिकॉल कर लो, याद आ जाएगा जैसे मैं आपको सुनाता हूं। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। मतलब अगर आपका गोल है, आपका कोई गोल है जो आपको अचीव करना है, तो ये एक प्रोसेस है जो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको हेल्प करता है। लेकिन आपका गोल अगर टाइमली और इफेक्टिवली नहीं है, मतलब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यहां हुई डेफिनेशन खत्म। मतलब वो क्या कह रहा है? सर गोल तो हर कोई आदमी अचीव कर लेता है। जैसे आप 12th क्लास में हो, आपको 12th पास करना है, भैया 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल लगाओ पास होने के लिए, तो गोल तो अचीव हो जाएगा। लेकिन 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 अगर 1 साल में ही 12th पास करना है और अच्छे नंबर से पास करना है, तो इस डेफिनेशन में 2 बातें लगानी पड़ेंगी, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का मतलब है एक प्रोसेस जो चीजों को खत्म करता है इस एम से कि गोल अचीव हो जाए। लेकिन कैसे? इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइमली, और एफिशिएंटली का मतलब होता है करेक्ट एंड मिनिमम कॉस्ट। डन सर, डेफिनेशन खत्म, याद करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goal effectively and efficiently। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइमली, सर 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, और एफिशिएंटली करेक्ट, और दूसरा मिनिमम कॉस्ट में। बोलो सर, डेफिनेशन याद हुई? पक्का याद हो गई होगी। अब दूसरी चीज देखो सर, सर मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सर इसके 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है इसके कैरेक्टरिस्टिक। पहले मेरा काम रहेगा कि हम इसकी हेडिंग्स को याद कर लें। जैसे कि मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैं सब समझाऊंगा, पहले याद कराता हूं। दूसरा, ऑल परवेसिव। तीसरा, मल्टी डायमेंशनल। चौथा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। पांचवा, ग्रुप एक्टिविटी। छठा, डायनेमिक फंक्शन, एंड लास्ट, इंटेंजिबल फोर्स। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। सर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैनेजमेंट का? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव। तीसरा, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। चौथा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स। वीडियो को पॉज करो, इसको लर्न करो, अंदर की बात बताता हूं जल्दी। चलो सर, आई होप आपने ये 7 चीजें याद कर लेंगे। पहला सर,
गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, अब एक एक करके मेरे साथ समझना। सर मैनेजमेंट कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक इसका पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब अगर आपके बिजनेस में मैनेजमेंट है तो इसका मतलब वो किसी गोल पे काम कर रहे हैं, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट का काम ही है कि वो आपके लिए गोल सेट करता है और उस गोल्स के लिए काम करता है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बड़ा सिंपल हो गया। सर क्या लिखेंगे एग्जाम में? इट इज द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस टू अचीव पर्टिकुलर गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डन सर। अच्छा, उसके बाद बोला ऑल परवेसिव, ये वाला वर्ड याद रखना, बहुत जगह आता है। क्या बोला? ऑल परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर, परवेसिव का मतलब एवरीवेयर, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एक पेट्रोल पंप के लिए जितना मैनेजमेंट लगता है ना, उतना ही एक स्कूल्स के लिए लगता है, हॉस्पिटल्स के लिए लगता है या होटल के लिए लगता है। डन सर, समझ में आया? ऑल परवेसिव। तीसरा मल्टी डायमेंशनल, अब समझना पड़ेगा कि ये जो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कहता है मल्टी डायमेंशनल। आप यहाँ पे मेरे साथ एक पिक्चर देखो, ये है पिक्चर, इसको हम लोग कहते हैं सर ये क्यूब है, और क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे तरीके 6 फेस होते हैं। ठीक वैसे ही कह रहा है कि सर ये इसके डायमेंशंस है, वो कह रहा है कि सर मैनेजमेंट के भी कोई डायमेंशंस होते हैं। मैंने बोला हाँ, 3 डायमेंशन होते हैं। पहला डायमेंशन है वर्क, दूसरा डायमेंशन है पीपल, और तीसरा डायमेंशन है सर इसका प्रोडक्ट, जिसको हम लोग ऑपरेशन भी बोलते हैं। अब ऐसे समझो, मैनेजमेंट जो काम करता है ना, वो वहां पे काम करने वाले लोगों को एक्टिवेट करता है कि तुमको ये काम करना है। तो पहला इसका डायमेंशन हो गया पीपल। दूसरा डायमेंशन हो गया कि सर पीपल तो है लेकिन पीपल्स को देना पड़ेगा रिसोर्स, तो सर वो हो गया उसके लिए वर्क, कि वर्क हो गया। अब इस पीपल को और वर्क को मिलाना है, जिससे क्या चलेगा? कंपनी में ऑपरेशन एक्टिवेट होंगे। तो ये हो गया सर कंपनी के ऑपरेशन, जिसको हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल। अगला सर नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब देखो, आपको एक बात याद रखनी होगी, अगर आपको ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैनेजमेंट के ना टोटल 5 काम होते हैं। POS, पॉस, DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, DC, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों काम मैनेजमेंट को करने हैं। अगर पांचों काम करने हैं तो सर मैनेजमेंट एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, और फिर वापस से पहला। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। ये कभी रुकेगा नहीं कि सर मैंने आपके लिए प्लानिंग कर दी, गोल सेट कर दिया, अभी मैं टाटा बाय बाय, नहीं सर, चलता रहेगा। अगला ग्रुप एक्टिविटी। अब इसको समझना, ग्रुप का मतलब क्या होता है? बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपस में मिले हैं ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए। अब ऐसे समझो, एक कंपनी है, ठीक, कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे मैनेजर काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब के अपने अपने गोल हैं। जैसे मैं अगर किसी कंपनी में काम करूंगा तो भैया मुझे ना तुम टाइम से सैलरी दे देना, ताकि मैं उसको ले जाके अपने घर वालों को दूं और उनका राशन पानी, घूमना फिरना, स्कूल में पढ़ना वगैरह चल पाए। लेकिन कंपनी किस लिए पैसे दे रही है? कंपनी चाहती है कि तुम टाइमली उनका प्रोडक्ट रेडी कर दो या सर्विसेज रेडी कर दो। इसका मतलब कि सर ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को अपने बारे में भी सोचना है और कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना है, और सब लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस को मिला के एक ओपिनियन बनाना है कि भैया हमें ग्रुप एक्टिविटी करनी है ताकि गोल अचीव हो पाए। गोल अचीव होगा तभी तो कंपनी अर्न करेगी और तभी तुमको सैलरी मिलेगी। तो ये हो गया ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद डायनेमिक फंक्शन। अब आप ऐसे समझो कि आपका जो मैनेजमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज आई, डायनेमिक फंक्शन। अगर आपका मैनेजर डायनेमिक नहीं है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? कि वो इन्वायरमेंट के साथ आगे बढ़े, और अगर कुछ कंपनी में या वीकनेस है या फिर इन्वायरमेंट में कोई थ्रेट है तो वो पीछे भी हटे। मेरी बात समझे? अगर कोई अपॉर्चुनिटीज है तो वो आगे बढ़े, और अगर कोई थ्रेट्स है तो वो पीछे भी हटे। वो रिजिड ना हो जाए अपनी बातों पे कि नहीं भाई मैंने जो डिसाइड कर दिया अभी वही करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक, चलो सर, तो इसका मतलब ये डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब होता है इन्वायरमेंट के साथ चलना। सर लास्ट आया इंटेंजिबल फोर्स। लेकिन ये मैनेजमेंट ना कुछ बनाता नहीं है, ये एक फोर्स अप्लाई करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशंस पे, जो कि देख तो नहीं सकते लेकिन आप फील कर सकते हो कि हाँ तुम्हारे आने से ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आई है। जैसे कि आप सब स्लीपर पहनते होगे, लेकिन एक कंपनी है जो स्लीपर बनाती है लेकिन स्लीपर के नाम से नहीं बेचती है, वो कहती थी हम तो क्रॉक्स बेच रहे हैं। डन। तो वो मैनेजमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। चलो सर, एक इंटेंजिबल फोर्स है। आपको 2 बातें याद हो गई। अब तीसरी बात, सर मैनेजमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव भी होता है? 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, हाथों हाथ खत्म होंगे।
पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है सोशल, इसको पर्सनल भी बोलते हैं बेटा, ठीक। अच्छा अब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पहला आया ऑर्गेनाइजेशनल, इसका मतलब है सेट एंड अचीव गोल्स यूटिलाइज ह्यूमन। अब हर एक मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचे। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? आप एक गोल को सेट करो और उसको अचीव करा दो, बात खत्म। आप हमारे यहाँ पे जो ह्यूमंस काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज करा दो, डन। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हाँ जी सर, इसको हम लोग पर्सनल बोल रहे हैं, लेकिन सर उनके तो अलग अलग थॉट है। उनको क्या मतलब है कि कंपनी के गोल्स अचीव होना हो? उनको तो भैया मुझे टाइमली सैलरी दे देना, संडे को छुट्टी दे देना। तो हमें इनका भी ध्यान रखना, इनको ऐसे नहीं बोलना कि नहीं भाई तुम्हें तो हमारी कंपनी से कोई लेना देना भी नहीं है। भाई कंपनी एम्प्लॉयज को कोई लेना देना वैसे होता भी नहीं है। अब समझते हैं इसको, देखो ये जो पर्सनल्स होते हैं ना, इनके तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, फाइनेंशियल, सोशल और ग्रोथ। फाइनेंशियल, पहला भैया वो आपके पास काम ही किस लिए कर रहे हैं? सैलरी के लिए कर रहे हैं। दूसरा सोशल, लेकिन जब उनको अच्छी सैलरी मिलने लग जाती है ना, फिर उनको क्या चाहिए? समाज में रिकॉग्निशन। तो सोशल रिकॉग्निशन भी चाहिए उनको, कि मतलब अब लोग उनको डायरेक्टर बोले, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोले, मैनेजर साहब बोले, डन। लेकिन जब इतना हो जाता है ना, इसके बाद उनको चाहिए ग्रोथ, लेवल में ग्रोथ, कि सर अभी मैं इस पोजीशन पे था, लोग मुझे डायरेक्टर बोलते थे, अभी मुझे एमडी बनना है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, डन। तो इसका मतलब पर्सनल को भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब इन दोनों बातों से मैं हटता तो मैनेजमेंट ने बताया कि भैया इन दोनों ऑब्जेक्टिव के अलावा मेरा एक ऑब्जेक्टिव और है, जिसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। अब अगर भले ही हमारा इन्वायरमेंट या फिर हमारा कस्टमर हमसे कुछ ऐसी चीजें डिमांड कर रहा है जो कि मैं बना तो दूं, लेकिन सोसाइटी का ध्यान रखते हुए मैं नहीं बना सकता, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना पड़ता है। जैसे आपने देखा, अब जितने भी ब्रांड हाउसेज हैं जो अपने कपड़े, जूते या कुछ भी फूड प्रोडक्ट बेचते हैं, अभी उन्होंने ना पॉलिथीन के बैग्स बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी, आई मीन इस सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना है, डन। तो मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव हो गए, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल, डन। बोलो बात समझ में आई? अभी तक आपने तीन चीजें याद कर ली, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव। अगर कंफ्यूजन है अभी भी तो वीडियो पॉज करो, रिकॉल करो, मेरे साथ आगे चलो। चलो सर, मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट है? क्या आपको अपनी कंपनी में मैनेजमेंट लगाना चाहिए? अभी अभी आपने याद किया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्या लगाना चाहिए? तो मैं कहता हूँ भैया लगाना चाहिए। 5 चीजों में हेल्प करती है। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 5 चीजें बेटा, ये हेडिंग्स है। देखो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कोई हवाबाजी नहीं करा रहा। एनसीईआरटी में जो जैसे लिखा हुआ है, मैं वैसे ही लिखा हुआ आपको याद करा रहा हूँ। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो अगर आपने ये 5 हेडिंग्स लिखी और हेडिंग्स के अंदर अगर आप कंटेंट लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा। कई बार जो मैं आपको इसे समझा रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आएगी, लेकिन हेडिंग बिल्कुल एज इट इज होनी चाहिए। तो हेडिंग आपको याद करना, अंदर आप मेरा समझा हुआ लिखोगे, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 मिलेंगे बेटा। हमारे यहाँ पे बीएसटी में बच्चों के 100 मार्क्स आने का तरीका ही यही है। चलो सर, पहला इंपॉर्टेंस क्या? हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। पहला याद हो गया सर, इसको कुछ समझना ही नहीं है। पहला क्या है सर? मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट हेल्प करता है किसमें? अचीव करने में, क्या? ग्रुप के गोल को। याद हो गया, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी। पहले यहाँ के एम्प्लॉय 5 घंटे काम करते थे और 5 प्रोडक्ट बनाते थे, अभी मैंने उनके ऊपर एक मैनेजमेंट लगा दिया। मैनेजमेंट उन्हीं एम्प्लॉय से 5 घंटे काम करवा के 10 यूनिट बनवा रहा है, मतलब वो उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कराता है। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड बात, क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बाकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के साथ रन करने के लिए, कि वो कैसे काम कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट स्टडी करता है, इन्वायरमेंट को देखता है, कंपटीशन को चेक करता है और आपको लिए, आपके लिए एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। तो 3 बातें हो गई। चौथा, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आपका एम्प्लॉय खुश रहेगा तभी तो आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा। तो मैनेजमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या करता है? हेल्प करता है अचीव करने में पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको सोशल रिकॉग्निशन देना है, किसके लेवल को इंक्रीज करना है। क्या बात है सर, इसका मतलब मैनेजमेंट जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है। अगला लास्ट है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये जो यहाँ आया था ना ऑब्जेक्टिव में, सोशल में, वो यहाँ पे भी आया, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी।
सोसाइटी हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करे। अगर सोसाइटी हमारे प्रोडक्ट्स के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देगी ना, तो हमारी कंपनी की ग्रोथ वैसे ही रुक जाएगी। तो इसका मतलब मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, और उसके पांचों इंपॉर्टेंस मुझे याद भी हुए। पहला, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। दूसरा, इंक्रीज एफिशिएंसी। तीसरा, क्रिएट अ डायनेमिक इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चौथा, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डन सर, ये भी याद हुआ। लास्ट देखते हैं मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? तीन तरीके का मैनेजमेंट होता है। पहला, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। दूसरा, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तीसरा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अगर आपको पता है कि आर्ट, साइंस और प्रोफेशन में क्या फ़र्क है, तो आप इनके आंसर लिख दोगे। लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ देखो ना, मैं दिखाता हूँ। देखो, मैनेजमेंट का नेचर में पहला आया मैनेजमेंट एज अ आर्ट। मैनेजमेंट सॉरी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आया, आर्ट क्या होता है सर? आर्ट एक थियोरेटिकल नॉलेज है जो कि पर्सनलाइज्ड होती है और क्रिएटिव होती है। मतलब अगर आपका मैनेजमेंट काफी टाइम से मैनेजमेंट के काम कर रहा है, तो सर वो अपने काम में पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। मतलब उसके जैसा काम अब और कोई नहीं कर सकता। तीसरा, क्रिएटिव। मैनेजमेंट करते 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 आप उसमें नई नई चीजें ऐड करने लगते हो, मतलब क्रिएटिव हो जाते हो। आपने एक काम किया, दोबारा किया, 3 बार किया, 4 बार किया, और आपकी बार हर बार वो सही हो रहा है। अब आप क्या करोगे? इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं, मतलब क्रिएटिव भी होते हो। लेकिन कोई भी आर्ट बिना थियोरेटिकल नॉलेज के पॉसिबल नहीं है। तो मुझे याद हो गया, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में मुझे 3 बातें लिखनी है। पहला, ये थियोरेटिकल नॉलेज है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड है। और तीसरा सर, इट्स डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी। पहली चीज याद हुई। अब दूसरा देखना, मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब मुझे पता है कि सर साइंस की ना एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। मतलब अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन में लगा है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके सेम लग जाएगा, है ना? ये साइंस है। एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, चाहे यहाँ से लो, चाहे वहाँ से लो, चाहे कहीं और से लो, आपको सेम नॉलेज मिलेगी। दूसरा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। दूसरा, यूनिवर्सल मतलब मैनेजमेंट का नेचर साइंस के जैसा होता है कि सर उसको आप कहीं पे भी लगा दो सेम रिजल्ट्स देंगे। तीसरा, एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन जो साइंस के रूल्स होते हैं ना, वो कोई हवाबाजी नहीं होती, वो एक एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होते हैं। एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होने का मतलब कि आपने पहले ऐसा किया था और ऐसा करने से ऐसा हुआ था और बार बार वैसा करने से वैसा ही होता है, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटेशन। तो सर इसका मतलब मैनेजमेंट का नेचर साइंस के जैसा भी होता है कि अगर मैनेजमेंट ने अपनी कोई बात किसी को सिखा दी, उसको लगाएगा तो सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अब एक और नेचर है इसका, मैनेजमेंट का नेचर है प्रोफेशन का। प्रोफेशन हो गया डॉक्टर का, लॉयर का, सीए का। ये क्या होता है सर? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहला वर्ड क्या निकला? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब इसको लेने के लिए आपको कहीं से पढ़ाई करनी पड़ती है। इसका मतलब मैनेजमेंट पढ़ा लिखा आदमी है एज अ प्रोफेशन में, वेल डिफाइंड बॉडी। दूसरा, जो मेंबर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, उसको एक मेंबरशिप मिलती है। जो डॉक्टर्स की पढ़ाई कर लेता है एमबीबीएस, उसको भी एक आइडेंटिटी मेंबरशिप नंबर मिलता है। अगर कोई लॉयर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उसको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है, जिस मेंबरशिप की फीस उसको हर साल जीवन भर पे करनी होती है। सर इसका मतलब इसमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। सर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, जिसने वो पेपर पास किया होगा, मैनेजर बना होगा, उसी को मिलेगा। लास्ट, सर्विस मोटिव। हमेशा मैनेजमेंट का प्रोफेशन में एक सर्विस मोटिव होता है कि मुझे कुछ बेचना नहीं है, मुझे आपको सिर्फ सर्विसेज देनी है। तो आई होप आपको मैनेजमेंट के 5 चीजें समझ में आई होगी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और नेचर। एक बार वीडियो पॉज करके इन सबको याद करो। हम चलते हैं सेकंड स्लाइड में। दिस इज योर सेकंड स्लाइड, लेकिन पहले वो याद करके आओ। चलो देखो, वीडियो तुरंत शुरू हो जा रही है, लेकिन आपको अपने पॉज पे ध्यान देना है। अब अगला है सिक्स्थ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेवंथ, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आप ऐसे समझो एमसीक्यू में तो ये फंसेगा ही फंसेगा। सर पहला, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट।
तीनों मैनेजमेंट है, तीनों में से काम कोई नहीं करता है, सब मैनेजमेंट का पार्ट है, काम नहीं करता। अरे समझते हैं, देखो आपको टॉप के लिए ऐसे याद रखना है कि दे आर प्लानर्स, ये प्लान करते हैं, ठीक है। आपको मिडल के लिए ऐसे याद रखना है कि ये डिविजनल और डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। क्या बोला? मिडल वाले डिवीजन के और डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। और ऑपरेशनल के लिए याद रखना है ऑपरेशनल, कि ये ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सर टॉप में कौन कौन लोग आते हैं? देखो ये सारी लिस्ट मैंने बनाई है, इसमें मैंने बस एक लिखा है जनरल मैनेजर, बताऊंगा इसका लॉजिक भी क्या है। सर सबसे पहले बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर। इसके अलावा सीओओ, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएमओ, चीफ मैनेजिंग ऑफिसर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। याद रखना मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। डन सर, ये हो गई लिस्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था मैनेजर, जिसका मतलब यहाँ पे समझ में आएगा। मिडल में होते पहले एचआर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर। मतलब सारे मैनेजर मिडल में आते हैं, बस एक जनरल मैनेजर टॉप में आता है। याद रखोगे, सारे मैनेजर मिडल में आते हैं, बस एक जनरल मैनेजर टॉप में आता है। लेकिन इन सब मैनेजर के बीच में दो लोग आए, एक प्लांट सुपरिटेंडेंट और एचआर, ये दोनों मिडल में होते हैं। डन। अच्छा, इसके बाद आया ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में है सर फोरमैन और सुपरवाइजर। कौन होते हैं ये लोग? ये लोग ना एम्प्लॉइज को या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को या फिर उनकी टीम को काम करते हुए सिर्फ सुपरवाइज करते हैं, काम नहीं करते, बट इनको नॉलेज पूरी होती है। मतलब ये वाला काम कैसे होता है इनको पता है, लेकिन ये करते नहीं है, ये बस क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि हाँ भाई ठीक कर रहे हो, वेरी गुड, करते रहो करते रहो। बोलो ये लिस्ट याद हो गई? अगर ये लिस्ट याद हो गई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये है देखो हमारी बुक, ठीक है। इस बुक में देखो मैंने कैसे कैसे लिखा हुआ है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखो पास ला के दिखाता हूँ, फंक्शंस, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे उसको ब्रीफ में समझा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला, जो बच्चा मेरी वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और बहुत सारे लोगों को शेयर करेगा, मैं उसको ये वाली बुक का पीडीएफ, पूरी बुक का पीडीएफ, कोई इसमें टोटल 63 पेजेस है, पूरी बुक मैं आपको भेजूंगा। पूरी की पूरी बुक मैं आपको पीडीएफ वाले फॉर्म में आपको भेजूंगा, आपके ईमेल आईडी पे या फिर जो भी नंबर आप मुझे शेयर करोगे। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको हमें बहुत प्यार देना, बहुत मेहनत करना है आपके लिए, ठीक। आओ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाथों हाथ याद करा दूंगा, बस मुझे आप ध्यान से सुनते रहना। पहला, टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है? सर टॉप मैनेजमेंट का पहला काम है इंटीग्रेट करना। क्या बोला? इंटीग्रेट करना। लेकिन मिडिल वाले का क्या नाम है, काम है इंटीप्रेट करना, इंटरप्रेट करना। और ऑपरेशनल वाले का क्या नाम है, इंटरैक्ट करना। एक मिनट दोबारा, इंटीग्रेट करता है टॉप, इंटरप्रेट करता है मिडल और इंटरैक्ट करता है ऑपरेशनल। अब ध्यान समझना कैसे। इंटीग्रेट टॉप, बहुत सारे डाइवर्स एलिमेंट, ये भी वो भी वो भी वो भी, सबको मिला के एक प्लान बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाता है। तो ये करता है इंटीग्रेट, छोटे 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 एलिमेंट्स को मिला के इंटीग्रेट करता है। तो इसको लिखना कैसे, आपको बनानी है हेडिंग, और हेडिंग में लिखना है टॉप मैनेजमेंट इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डन, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद इसका अगला काम है फॉर्मुलेट करना। इंटीग्रेट किया छोटे छोटे एलिमेंट्स को, उसके बाद उसको मिला के एक प्लान बनाता है। प्लान बनाना मतलब फॉर्मुलेट करता है। डन। उसके बाद वर्ड आया रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आपको पता है क्या, ना ये रिस्पॉन्सिबल है ना ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल दोनों चीज़ों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल अचीव हुए या नहीं हुए उनके लिए। तो सर इसके 3 मेजर काम आ गए। पहला इंटीग्रेट करना, फॉर्मुलेट करना और रिस्पॉन्सिबल, ठीक। उसके बाद लास्ट है एनालाइज करना। एनालाइज क्या करता है कि सर अभी कैसा इन्वायरमेंट चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग कैसा बिहेव करना है, तो ये उसको एनालाइज भी करता है। तो 4 बातें हो गई, इंटीग्रेट, फॉर्मुलेट, रिस्पॉन्सिबल और एनालाइज। डन, बोले याद हो गया। लेकिन इस 4 में से टोटल 5 पॉइंट बनते हैं, क्योंकि आपके रिस्पॉन्सिबल के लिए 2 पॉइंट बनता है कि सर ये सारी एक्टिविटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और साथ साथ ये गोल को अचीव कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बोले याद रखोगे? चलो सर, ये 4 बातें रिस्पॉन्सिबल की 2, 5 बातें हो गई। लेकिन मिडल में देखो, मिडल वाला क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। किसको इंटरप्रेट करता है? जो तुमने, प्लानर हो ना तुम, प्लानर, अभी यहाँ बताया था ना कि ये प्लानर है, जो इन्होंने प्लान बनाया उस प्लान को ये लोग इंटरप्रेट करते हैं, ठीक। इंटरप्रेट करने के बाद उसको इंश्योर करते हैं कि सर तुमने जैसे प्लान बनाया था
उस प्लान के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट थी कि इतने एम्प्लॉयज होने चाहिए, इतने रिसोर्स होने चाहिए, हमने इंश्योर किया कि हाँ इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। थर्ड, असाइन, अब उस एम्प्लॉय को वो वाला काम असाइन करना है, उसके बाद वो काम करे, इसीलिए उनको मोटिवेट भी करना है और बीच बीच में उनके साथ कॉपरेट भी करना है। बोलो, इनके भी 5 काम याद हो गए पक्का? क्या कहते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करने के बाद इंश्योर करते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, जब पता चल जाता है तो उन रिसोर्सेज को ड्यूटी असाइन करते हैं, असाइन करने के बाद उनको मोटिवेट करते हैं और फिर कॉपरेट करते हैं कि काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन फिर आते हैं सर ऑपरेशनल वाले, ये इंटरेक्ट करते हैं, जो काम कर रहा है ना, जो मजदूर या जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, भैया हाँ ऐसे ही होता है काम। दूसरा, सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइज, हाँ भाई ऐसे करते हो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे ही क्यों कर रहे हो, नहीं नहीं ये काम ऐसे होता है, तो इसका मतलब सुपरवाइज करते हैं। तीसरा, वेस्टेज मिनिमाइज, क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशनल वाला उस काम का एक्सपर्ट है, इसको पता है कि काम कैसे होता है, तो ये जिन जिन एम्प्लॉइयों से काम करवा रहा है उन उन एम्प्लॉइज़ को ये बताता है कि ये वाला काम अगर ऐसे करोगे तो इसमें कम कॉस्ट लगेगी और आपका टाइम भी बचेगा, तो मिनिमाइज करता है वेस्टेज को। और लास्ट, क्वालिटी को इंश्योर करता है। अब एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं कैसे काम नहीं कर रहे हैं, इस बात को इंश्योर एम्प्लॉय नहीं करता, उसको सुपरवाइज करने वाला करता है, तो ये उसको सुपरवाइज करता है। बोलो बात खत्म हुई? चलो सर, क्या आपको पता है कि आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन इस चैप्टर में एक नया चैप्टर आता है। मतलब इस पहले वाले चैप्टर में जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर एक नया चैप्टर आता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। डन सर। अब इसके भी अलग अलग फंडे हैं सर। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, आपके एग्जाम के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। पहले चैप्टर में ही ये लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ाते हैं और ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। तो आओ चल के इसको पहले देखते हैं। कोऑर्डिनेशन वर्ड बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जब मैं साइकिल चलाता हूँ ना, साइकिल, तो साइकिल का हैंडल पकड़ना है और साथ में पेडल भी मारना है और मुझे सामने भी देखना है। इन तीनों चीज़ों का जिस दिन मैंने कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना लिया ना, मेरी साइकिल चल पड़ती है। डन। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता और मुझे प्रैक्टिस हो जाती है, तो कोऑर्डिनेशन बन गया। डन। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हो, एक हाथ से गियर पकड़ते हो, आंखें सामने देख रही होती है, इधर का मिरर भी, इधर का मिरर भी, इधर का मिरर भी, और पैरों के नीचे एक्सीलरेटर भी है, ब्रेक भी है, रेस भी है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए। बताना मुझे, आपको कितना मुश्किल लग रहा है, इतनी सारी चीजें करनी है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, गाना भी सुनना है, लोगों से बात भी करनी है ना। लेकिन ये सब चीजें हो जाती हैं कब? जब आप कोऑर्डिनेशन करने लग जाते हो। तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है सर? देखो सर, जैसे मैनेजमेंट एक प्रोसेस था, कोऑर्डिनेशन भी क्या है सर? एक प्रोसेस है। तो क्या लिखा है? इट इज द प्रोसेस बाय विच, इट इज द प्रोसेस बाय विच a manager synchronizes the activities. एक मिनट, it is the process by which a manager synchronizes the activities of different department. एक मिनट देखो इसको जल्दी से। हाँ जी, क्या हो गया? आ गया, चलो सर दोबारा। It is a process by which a manager synchronizes the activities ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बोलो पहला याद हुआ? डन सर। लेकिन इसके लिए एक और बात याद कर लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है सर, जो मैंने येलो में लिखा हुआ है। अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस, मतलब वो सिंक्रोनाइज करता, सारा काम हो रहा है ना, तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा। पता चला मैंने अपना काम कर दिया, टॉप वाले ने मिडल वाले ने किया ही नहीं, तो कैसे होगा काम? अगला, इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन। दूसरा बात, आपको पता है एक मैनेजमेंट के पास काम क्या होता है? 5 काम होते हैं, मैंने आपको बताया ना, पॉस, डीसी। ठीक वैसे ही ये सारे काम होते रहें, इस कामों के लिए वो आपको एक बिना दिखने वाले फोर्स से बाइंड करता है सारे फंक्शंस को। डन। ये 2 काम हो गए। थर्ड, सेपरेट फ्रॉम पॉस डीसी। लेकिन मैनेजमेंट के पास 5 ही काम है सर, ये छठा काम हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर एक काम में, पी में, ओ में, एस में, डी में, सी में, सब में आपको कोऑर्डिनेशन लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये सेपरेट फ्रॉम पॉस डीसी हो गया। लास्ट, बिगन्स एट प्लानिंग स्टेज, मतलब ये प्लानिंग वाले स्टेज पे शुरू हो जाता है। खत्म कब होता है? कभी खत्म नहीं होता। मतलब जब आपका लास्ट काम भी चल रहा होगा ना, पॉस्ट डीसी का, सी कंट्रोलिंग, ये तब भी कोऑर्डिनेशन लगा रहा होगा। तो मुझे यहाँ पे 4 बातें याद होती हैं। पहला, ये एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है सारी एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। दूसरा सर, ये एक फोर्स है जो आपके सारे काम को कंबाइन करता है, बाइंड करता है। दूसरा, ये सेपरेट है पॉस डीसी से। लास्ट, बिगन हो जाता है प्लानिंग स्टेज में।
बोले याद हुआ? अगर याद हुआ तो अब कोऑर्डिनेशन का देख लो कैरेक्टरिस्टिक, कोऑर्डिनेशन का देखो कैरेक्टरिस्टिक। सर कितने कैरेक्टरिस्टिक हैं? 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के 6 आसान है। पहला, अगर आप कोऑर्डिनेशन लगाते हो तो इसकी खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सर पहला है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। अब इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है सर? इंटीग्रेट, कंबाइन करना। तो जो ग्रुप है ना, ग्रुप जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग 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 एम्प्लॉय हैं, उन सब के एफर्ट्स को कंबाइन करके एक रिजल्ट निकालता है। तो सर इसका मतलब इंटीग्रेट करता है ग्रुप के एफर्ट को। इसलिए कोऑर्डिनेशन शुरू, आप ऐसे समझो ना कि एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में देखो प्रोसेसेस कैसे होते हैं। सबसे पहले थान का कपड़ा आएगा, फिर थान के कपड़े का मेजरमेंट होगा, फिर कटिंग होगी, फिर स्टिचिंग होगी, फिर पैकिंग होगी, फिर सेल होगा। इतने सारे काम लाइन से हैं। लेकिन अगर मान लेते स्टिचिंग वाले ने दिक्कत कर दी या डिले कर दिया तो पैकिंग डिले हो जाएगा, पैकिंग डिले हुआ तो सेल्स डिले हो जाएगा, सेल्स डिले होगा तो कस्टमर नाराज होगा। तो इस सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन लगाना है ना। तो सर इन सभी लोगों को, ग्रुप को इंटीग्रेट करता है, कंबाइन करता है उनके एफर्ट को। तो पहला हो गया कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। दूसरा, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। काम सब लोग करेंगे लेकिन बिकेगी शर्ट, मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन, सबके एक्शन को एक एक्शन दिखाया जाएगा। डन। तो ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। थर्ड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सर एक बार कोऑर्डिनेशन लगा दिया अभी ठीक है, कोऑर्डिनेशन बार बार चलता रहेगा। नेक्स्ट, परवेसिव फंक्शन। अब ये वाला चीज ना आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक में भी याद किया था, किसके? मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में भी। परवेसिव सभी ऑर्गेनाइजेशंस में लगता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, स्मॉल हो बिग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, सब जगह कोऑर्डिनेशन लगता है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल मैनेजर। अगर कोई मैनेजर ये कहता है ना सर मैं तो टॉप का आदमी हूँ, मैं तो टॉप का आदमी हूँ, ये काम मिडल का है, या मिडल वाला बोले सर ये काम मैं क्यों करूँ, ये तो ऑपरेशनल का, ऐसा नहीं है सर, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे प्लानिंग, प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट के लिए है, डायरेक्टिंग मिडल वाले के लिए हो गया। तो सर ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन भी किसी का बटा हुआ, कोऑर्डिनेशन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डन। अच्छा, ये नहीं कह सकता टॉप वाला कि भाई मैंने तो बना दिया था, तुमने क्यों नहीं लगाया, तुमको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्यों नहीं लगा। चलो सर लास्ट, डेलिबरेट फंक्शन। अब डेलिबरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? ओए तुमको 12th क्लास के बाद घूमने जाना है, हाँ घूमने जाना है, तुम डेलिबरेटली ये बात बोल रहे हो सर यस मुझे घूमने जाना है, मैं 12th बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी कैरेक्टरिस्टिक का डेलिबरेट पार्ट है, जो कहता है कि सर आपको तो ये लगाना ही पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते नहीं सर इसको बिना लगाए बात बनेगी, नहीं बनेगी, आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। सर ये खत्म हुआ। लास्ट इंपॉर्टेंस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कि सर अगर मैं कोऑर्डिनेशन लगा लूं, अगर मैं कोऑर्डिनेशन लगा लूं तो क्या कोऑर्डिनेशन का कोई इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन तभी लगेगा जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज मतलब ग्रोथ इन साइज। मान लिया जैसे मैं पहले कोचिंग सेंटर चलाता था, जब मैं अपनी 12th क्लास में होता था तब मैं खुद ही घर में पढ़ाता था, खुद ही बच्चों को कॉल करता था, उनके लिए टेस्ट बनाता था, उनसे फीस कलेक्ट करता था, सब कुछ खुद ही करता था। लेकिन समय के साथ थोड़े से हम लोग इतने से थोड़े से बड़े हो गए। अब मैंने क्या किया है कि मैंने फीस को कलेक्ट करने के लिए एक अकाउंट का छोटा सा डिपार्टमेंट बना दिया, जहाँ पे एक छोटा बच्चा एक छोटा सा एम्प्लॉय उन सारे अफेयर्स को देखता है। तो क्या हो गया सर? ग्रोथ इन साइज। तो जैसे ही आप ग्रो करते हो आपका कोऑर्डिनेशन का एक इंपॉर्टेंस लग जाता है ग्रोथ इन साइज का, कि अब आपके पास 2 एम्प्लॉय हो गए, अब दोनों एम्प्लॉय को आपको मैनेज करना मतलब कोऑर्डिनेट कराना है। दूसरा, स्पेशलाइजेशन। लेकिन जो मेरा एम्प्लॉय है जो इस अकाउंट्स को देखता है, अब वो एक्सपर्ट है। जैसे मुझे ना आज भी कभी कभी दिक्कत होती है यार, वो जो बच्चा बैठा हुआ है वो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा, उसको मना करो कि कल से आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रसन्नजीत सर की क्लास में बैठना है तो तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम ध्यान नहीं लगाए तो तुम उसको घर जाओ, उसकी फीस लौटा दो, उसको मना करो। तो मेरा अकाउंट्स वाला मुझे पता है क्या बोलता है? अरे सर उसकी फीस आई ही नहीं है। मैं कहा तुझे कैसे पता? अरे वो स्पेशलाइज है अपने काम में, वो अपने काम में स्पेशलाइज है, उसको पता है किसकी फीस आई है किसकी नहीं आई है, वो अपने काम का बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया। तो मैंने कहा तुम मांगते क्यों नहीं थे फीस उससे? कहता सर मुझे पता है किससे फीस आ सकती है, कौन दे सकता है, और जो नहीं दे सकता हम उससे मांगते ही नहीं है। मैं कहा तुझे कैसे पता कि वो नहीं दे सकता? कहता सर आई हैव रिसर्च, सब कुछ पता लगा लिया, बच्चा नहीं दे सकता, कुछ इश्यूज हैं इसीलिए मैंने उसको अलाउ कर दिया। मैं कहा बहुत बढ़िया, मेरे से पूछता भी नहीं है वो। खैर, फाइनेंशियल डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी फंक्शनल डिफरेंशिएशन। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो फंक्शनल बेसिस पे ही होता है। मतलब जैसे जैसे आपके फंक्शंस बढ़ेंगे ना,
डिफरेंशिएशन उसके अकॉर्डिंग आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही फंक्शन है तो फिर लगेगा ही नहीं कोऑर्डिनेशन, लेकिन अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं तभी लगेगा कोऑर्डिनेशन। बोलो समझ में आया क्या? तो मैंने ना आपको पहला चैप्टर कंप्लीट कराया एक क्वेश्चंस को छोड़कर, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है वो छोड़ दिया है। वो क्यों छोड़ा है मैं चाहता हूँ उसके लिए आप मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब मैं आपको बताऊंगा इस पहले चैप्टर में वो कौन सा एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, चलो सर बाय। अभी आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसको भी देखना। बाय।